नमस्ते। हिंदी भाषा उद्भव और विकास। आज इस प्रकरण में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के नामकरण, हिंदी क्षेत्र और हिंदी भाषा के विविध रूपों पर। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं हिंदी का नामकरण हिंदी किस प्रकार से पड़ा। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी लोग स का उच्चारण ह और ध का उच्चारण द करते हैं। ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी, स को ह के रूप में बोला जाता था। जैसे संस्कृत के असुर शब्द को वहां अहूर कहा जाता था। पश्चिमी राजस्थानी में जैसे सड़क शब्द को हड़क बोला जाता है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शफरुद्दीन यज़दी के जफरनामा, जो कि 1424 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें मिलता है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिमी सिंह द्वार से भारत में आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था, क्योंकि उनको सर्वप्रथम सिंधु के ही दर्शन होते थे। ईरान अर्थात फारस के लोग या फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, जो कि आप जान चुके हैं ध्वनि परिवर्तन के कारण। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू के साथ हिंद बना और हिंद में ई प्रत्यय लगा और उससे हिंदी बना। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसे हिंदुस्तान नाम दिया गया और वहां बोले जाने वाली भाषा का नाम हिंदी पड़ा। हिंदी का अर्थ हिंदुस्तान की भाषा होता है। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना। हिंदिक, हिंदिक का मतलब हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया इस हिंदिक के ही विकसित रूप हैं। प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद हिंदुश के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को एडजेक्टिव के रूप में हिंदक कहा गया है, जिसका मतलब है हिंद का। यही हिंदक शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में इंदेक, इंडिका, लैटिन में इंडिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत में बोली जाने वाली भाषा के लिए ज़बान-ए हिंदी पद का उपयोग हुआ है। भारत आने के बाद अरबी फारसी बोलने वालों ने ज़बान-ए हिंदी, हिंदी ज़बान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली, आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। भारत के गैर मुस्लिम लोग तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा रूप को भाखा नाम से पुकारते थे, हिंदी नाम से नहीं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। हिंदू शब्द संस्कृत से प्रचलित है, परंतु यह सिंधु शब्द से विकसित है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का। अर्थात हिंदू शब्द संस्कृत और फारसी दोनों में है, लेकिन भाषा के अर्थ में जब हम हिंदू की बात करते हैं या हिंदी भाषा की बात करते हैं तो ये शब्द फारसी से आया हुआ है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे राजस्थान शब्द है, राजस्थान में राज धन स्थान यानी राजाओं का स्थान, वैसे ही यदि हिंदुओं का स्थान होता तो हिंदुस्तान होता।
जबकि जो शब्द शुद्ध है वो है हिंदुस्तान। ये शुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिंदू शब्द फारसी का है, तो उसके साथ जो प्रत्यय लगाया गया है वो स्थान है, और स्थान प्रत्यय फारसी का है, इसलिए हिंदुस्तान शब्द है। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी, जैसे इकबाल कहते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा अर्थ है हिंदी की भाषा। हाँ, ये बात अलग है कि अब इस शब्द को आरंभिक अर्थों से पृथक कर लिया गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी या हिंदुस्तानी कहा जाता है। दूसरा, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, उड़िया, असमिया आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश और क्षेत्रों की बात करें तो 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां शामिल है, जैसे राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। हाँ, इसके मूल में यदि हम बात करें तो खड़ी बोली है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों की। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको हिंदी पट्टी भी कहा जाता है, या इन्हें हिंदी क्षेत्र भी कहा जाता है। हिंदी पश्चिम में अंबाला, जो कि हरियाणा में है, से लेकर पूर्व में पूर्णिया, जो कि बिहार में है, तथा उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हम बात करें तो यह 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 1.2 अरब आबादी में से 41.03% की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं। भारत के इन 75% हिंदी भाषियों सहित पूरी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो चीनी के बाद विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा हिंदी है। एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। भारत के अलावा इसे नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन देशों, ट्रिनिडाड एवं टोबागो और कनाडा आदि में बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, मध्य एशिया में भी इसे बोलने और समझने वाले अच्छे खासे लोग हैं। इसे देखते हुए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी पहले से ही शामिल है। हम कुछ देशों में हिंदी की स्थिति पर बात करें तो नेपाल की ऑफिशियल भाषा तो नेपाली है, परंतु यहां पर नेपाली के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। फिजी में 4 ऑफिशियल भाषाएं हैं,
जिनमें से एक हिंदी है। पाकिस्तान में अंग्रेजी और उर्दू को ऑफिशियल भाषाओं में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पर पंजाबी, सिंधी, पाश्तो, बलूची और हिंदी भाषाओं को भी बोला जाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो में अंग्रेजी ऑफिशियल भाषा है, परंतु यहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। बांग्लादेश की बांग्ला ऑफिशियल भाषा है। यहाँ इंग्लिश के साथ हिंदी को भी बोला जाता है। सिंगापुर में माले और अंग्रेजी ऑफिशियल भाषा है। यहाँ पर तमिल, मैड्रेन के साथ हिंदी को भी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी और अफ्रीकन ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ वहां पर हिंदी को भी बोला जाता है। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के विविध रूप। जो भाषा के अलग अलग रूप मिलते हैं उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बोली। बोली किसी क्षेत्र विशेष की साधारण जनता जब अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, आपसी संपर्क के लिए उसी क्षेत्र में बात करते हैं तो उसे बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ी, गढ़वाली या बुंदेली, ये सब बोलियां हैं। बोली धीरे धीरे जब उसी रूप में अपने क्षेत्र का विस्तार करती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे हम मारवाड़ी से होते हुए मारवाड़ी अपने शब्दों का और अपने क्षेत्रों का प्रचार प्रसार करते करते राजस्थानी के रूप में आ जाए, यानी कि जैसे राजस्थानी की दूसरी बोलियां मेवाती, मालवी या ढूंढाड़ी, वहां के लोग भी जब मारवाड़ी को समझने लग जाते हैं या फिर आपस में शब्दों का तारतम्यता बैठ जाती है तो वो एक उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे राजस्थानी या बिहारी, ये उपभाषाएं हैं। दूसरी तरफ मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे जो परिवेश मिलता है या जो उसका परिवार होता है उसमें जो भाषा बोली जाती है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो हिंदी बोलियों में मुख्य रूप से 18 बोलियां हैं, बाकी हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं। वैसे ही हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और मातृभाषा की हमने पहले बात की, हिंदी बहुत सारे लोगों की मातृभाषा के रूप में है। एक भाषा का रूप होता है प्रादेशिक भाषा। ये प्रदेश विशेष की भाषा जो होती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। फिर भाषा का रूप है परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा। इसको हम व्याकरणिक भाषा या स्टैंडर्ड भाषा भी कहते हैं या साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। जब कोई उपभाषा या कोई भाषा साहित्य में प्रयोग में ली जाती है या उसका एक स्टैंडर्ड तय हो जाता है, उसका एक मानक तय हो जाता है, तो उसे हम जिस भाषा के रूप में जानते हैं उसे मानक भाषा, साहित्यिक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। फिर भाषा का रूप मिलता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इस पर हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। और एक भाषा का रूप है अंतरराष्ट्रीय भाषा। वैसे भाषा हर रूप में संपर्क भाषा होती है, लेकिन जब दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य कोई भाषा आपसी विचार विनिमय का माध्यम बनती है तो उस भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी को इंटरनेशनल भाषा के रूप में मानते हैं, वैसे ही भारत की जो भाषा है हिंदी, वह भी कई देशों में अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय शब्द है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय, कई बार आपने देखा होगा कि इसको इस प्रकार से लिखा हुआ होता है और उसमें ये जो र है ये इस रा के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। वैसे ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इंटरनेशनल जब शब्द की बात करते हैं तो ये र पूर्ण होगा और ये जो र है ये र हलंत होने के कारण रेफ में गया है और इसका मतलब होता है कि राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के भीतर। हम अंतरराष्ट्रीय लिखें या अंतरराष्ट्रीय लिखें एक बात है
और अंतरराष्ट्रीय लिखें दूसरी बात है। तो हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। अब हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा होती क्या है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा ये एक संवैधानिक शब्द है, यानी कि इसको संविधान के द्वारा मान्यता दी जाती है, यानी कि संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त। दूसरी तरफ जो राष्ट्रभाषा शब्द है ये एक प्रयोगात्मक व्यवहारिक शब्द है और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर इसको जो मान्यता मिलती है। प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा ये संपूर्ण देश में प्रयुक्त होती है और सर्व स्वीकृत भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है, जबकि राजभाषा का रूप है वो कठोर या मानक होता है। आप यूं समझिए कि राजकाज के कार्यों के लिए जो भाषा काम में ली जाती है वह राजभाषा है, और किसी देश की संस्कृति या सभ्यताओं का अध्ययन करना है या जानना है और जिस भाषा में जानेंगे वो वहां की राष्ट्रभाषा होगी। अब हम राजभाषा के रूप में हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी गई। राजभाषा के रूप में हिंदी के और कौन से प्रावधान है, इसकी चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। तो भारत की जो राजभाषा है संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वह हिंदी है, और इसके साथ साथ सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी मान्यता प्रदान की गई है। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, या संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। तो वास्तव में राष्ट्रभाषा क्या है और हिंदी किस रूप में है, उस पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रभाषा के विषय में भारतीय संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, किंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था। उन्होंने 29 मार्च 1918 को इंदौर में 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और उसमें सार्वजनिक उद्बोधन के रूप में पहली बार आह्वान किया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान शुभ सुख चैन हिंदी में था और उनका अभियान गीत कदम कदम बढ़ाई जाए भी हिंदी में था। यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रपिता या राष्ट्र की और चीजों जिसके लिए संविधान मान्यताएं नहीं देता है, बल्कि वह उनके जनमानस में घर कर चुका होता है, वहां का जनमानस उसको एक अलग मान्यता प्रदान करता है। ठीक वैसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को भारतीय जनमानस स्वीकार करता है। भारत को जानना है तो हिंदी को जानना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति रिवाज को जानना है तो हिंदी को जानना होगा। लेकिन यह भी जानना अति आवश्यक है कि संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह जनमानस में माना जाता है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकृत भाषा होती है। संपर्क भाषा का विकास प्राकृतिक और स्वैच्छिक आधार पर होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संपर्क भाषा ही सर्वस्वीकृत होकर राष्ट्रभाषा बनती है। समृद्ध देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देशों में। इस दृष्टि से भारत भी समृद्ध देश है, जहां हिंदी ही अपने तीनों रूपों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में प्रयुक्त होती है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है।
मैथिली शरण गुप्त की उक्ति है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हिंदी भारतवर्ष के हृदय देश स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है। तो इसमें हमने हिंदी के नामकरण, हिंदी क्षेत्र और उसके रूपों का हमने अध्ययन किया है। अगले प्रकरण में हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान में किन अनुसूचियों में और किन अनुच्छेदों में हिंदी की बात की गई है और किस रूप में बात की गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।